नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. तर विद्यार्थी मित्र हो, आपण ऐकत आहात द पाटील सर CBSE अकॅडमी हे चॅनल. आणि ह्या चॅनलवर आज आपण अक्षर भारती या इयत्ता 10वीच्या पुस्तकातला तीसरा पाठ पाहणार आहोत, की ज्या पाठाचं नाव आहे शाल. बच्चों, मैं कोशिश करूंगा कि ये जो चैप्टर है ये मैं आपको मराठी और हिंदी दोनों भी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पाठ तीसरा, जिसका नाम है शाल. देखो बच्चों, ये शाल जो पाठ है तो इसके लेखक है राग जाधव. तो राग जाधव जी का परिचय सबसे हम पहले लेते हैं. तो देखो, राग जाधव जी ने क्या क्या लिखा है. ये एक कवि थे, एक समीक्षक थे, वैसे ही एक ललित लेखक भी थे. आगे देखते हैं. साहित्याची जाण आणि बहुआयामी समीक्षा वृत्ती यातून त्यांची समीक्षा विकसित झालेली आहे. समीक्षा यानी क्या? समीक्षा यानी क्रिटिसाइज करना, है ना. क्रिटिसाइज यानी सिर्फ निगेटिव बातें ही नहीं बताना. तो जो लिटरेचर रहता है उसकी पॉजिटिव और निगेटिव बातें बताने का काम समीक्षक करता है. तो राग जाधव जी क्या थे? एक अच्छे समीक्षक भी थे. आगे देखते हैं. व्यापक वाङ्मयीन दृष्टिकोन आणि चिंतनात्मकता ही त्यांच्या समीक्षेची वैशिष्ट्य आहेत. देखो, मतलब इनका जो एटीट्यूड है, इनका जो नजरिया है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है. और कौन सा नजरिया? वाङ्मयीन दृष्टिकोण, यानी लिटरेचर की तरफ देखने का इनका नजरिया बहुत बड़ा है. और चिंतनात्मकता यानी इनकी सोच भी बहुत अच्छी है, बहुत सूक्ष्म है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है. आगे देखते हैं. त्यांच्या समीक्षा विषयक लेखनाची 30हून अधिक पुस्तके आहेत. मतलब इन्होंने जो समीक्षा के ऊपर किताबें लिखी है, तो कितने लिखी है? करीबन 30 के आसपास किताबें इन्होंने समीक्षा के ऊपर लिखी है. आगे देखते हैं. त्यांचे साहित्य आणि सामाजिक संदर्भ, तसेच आनंदाचा डोह, निळी पहाट, आधुनिक मराठी कवयित्रींची कविता, ये सारे उनकी किताबों के नाम है. साठोत्तरी मराठी कविता व कवि. साठोत्तरी मतलब 1916 के बाद की जो कविता और कवि हुए हैं उनकी जानकारी इस बुक में दी गई है. आगे देखते हैं. आगळी वेगळी नाटकं ही समीक्षात्मक पुस्तकें आहेत. तो ये इतने सारे उन्होंने समीक्षा के ऊपर किताबें लिखी है. आगे देखते हैं. वियोग ब्रह्म, मावळतीच्या कविता, हे कविता संग्रह इत्यादि त्यांचे लेखन प्रसिद्ध आहे. आगे देखते हैं. 1917 से लेकर 1919 तक वो जो है वो मराठी का जो विश्वकोश है उसके संपादक रहे थे. तो आगे देखते हैं. यानी विश्वकोश यानी एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं ना हम, उसको मराठी में विश्वकोश कहा जाता है. तो उस विश्वकोश के संपादक रहे हैं. आगे देखते हैं. अब इस चैप्टर के बारे में यहाँ पे समरी बताई गई है. देखो क्या बताया गया है चैप्टर के बारे में. शाली भोवती असलेल्या लेखकाच्या आठवणी या पाठात व्यक्त झाल्या आहेत. शाल ही प्रतीकात्मक है. मतलब ये जो पूरा चैप्टर ये शाल के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पे शाल क्या है? एक सिंबल की तरह इसका इस्तेमाल किया गया है. आगे देखते हैं. शालीमुळे येणारा शालीनतेचा संदर्भ अंतर्मुख करणारा है. देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब हम किसी को ये करते हैं, क्या करते हैं, मतलब शाल देते हैं, तो ऐसा माना गया है कि जो इंसान शालीन रहता है उसको ज्यादा शॉल मिलती है, मतलब उसका ज्यादा पुरस्कार होता है, उसको ज्यादा लोग प्राइज देते हैं, उसको गौरवान्वित करते हैं. ऐसा यहाँ पे कहने का मतलब है. आगे देखते हैं. पाठातील औदार्याचे उदाहरण हे माणसाची संवेदनशीलता जपणारे आहे. देखो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिससे हमें काइंडनेस दिखाई पड़ता है ना. अब ये काइंडनेस किस में होता है? जिस आदमी में सेंस होता है उसी में काइंडनेस होता है ना. सेंसिटिव आदमी ज्यादा काइंडफुल होते हैं ना, वो ज्यादा दयालु होते हैं. वस्तूंच्या संदर्भातील आठवणींचे मोल महत्वाचे असते. देखो यहाँ पे क्या बताया गया है. अगर आपको किसी ने कोई चीज दी है तो ये चीज बहुत मायने रखती कि वो चीज किसने आपको दी. फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने पेन दिया, लेकिन समझो आपको आपके किसी खास आदमी ने अगर पेन दिया होगा तो आपको उसकी अहमियत बहुत ज्यादा रहती है. फॉर एग्जाम्पल समझो, सिग्नेचर तो हमें पता है, लेकिन
वही सिग्नेचर आपको अगर कोई मतलब बहुत बड़ा सेलिब्रिटी देता है, तो आपके लिए वो सिग्नेचर सिग्नेचर नहीं रहती, वो सिग्नेचर आपके लिए ऑटो ऑटोग्राफ होता है ना। चलो, तो ऐसा रहता है। तो फिर चीज आपको कौन देता है ये ज्यादा निर्भर करता है. वस्तूंच्या संदर्भातील आठवणींचे मोल महत्वाचे असते. मतलब आपको चीज कौन सा आदमी देता है, इसके ऊपर उस चीज की अहमियत रहती है. आगे देखते हैं. कोणत्याही निर्जीव वस्तूशी निगडीत असलेले संदर्भ मानवी भावना तरल ठेवतात. देखो, वैसे तो चीजें निर्जीव होती है, लेकिन फिर भी उस चीज के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी रहती है. फॉर एग्जाम्पल, किसी की भावना उसकी गाड़ी के साथ जुड़ी रहती है, किसी की किसी चीज के साथ जुड़ी रहती है ना. तो ये जो इमोशंस रहते हैं, ये इमोशन उस चीज के साथ जुड़े रहते हैं. वस्तूशी निगडीत कोणतीही आठवण असो अथवा प्रसंग, त्याचे मानवी संदर्भच सर्व अर्थाने महत्वाचे ठरतात. देखो, हर जो चीज समझो जिसके साथ किसी न किसी इंसान का कनेक्शन रहा होगा, तो हम उन दोनों चीजों को साथ में देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फोर्ट है, तो वो फोर्ट किस राजा का है. तो वैसे फोर्ट में क्या होते हैं, है ना. फोर्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन किसी एक राजा का फोर्ट जहाँ पे उस समझो वो राजा वहां पे पैदा हुआ हो, तो उस फोर्ट को या उस किले को कुछ ज्यादा अहमियत रहती है. क्यों? क्योंकि उस राजा की जन्म की वजह से. तो ऐसा रहता है. यानी चीजें इंपॉर्टेंस नहीं रहती, उन चीजों के साथ कौन सा आदमी जुड़ा हुआ है, उस आदमी के ऊपर रहता है उन चीजों का इंपॉर्टेंस, है ना. चलो आगे देखते हैं. देखो, यहाँ पे क्या बताया गया है. यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस बताए गए हैं. क्या बताते हैं, देखो यहाँ पे लेखक. एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही निमित्ताने गेलो होतो. काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात होतो. तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवले व विचारले, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय. देखो, यहाँ पे लेखक क्या बोलते हैं हमें, कि एक बार मैं पुल देशपांडे के यहाँ पे गया था. तो ये पुल देशपांडे मराठी के बहुत बड़े राइटर है, और ये एक ऐसे राइटर है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है मराठी में. वो बहुत पॉप्युलर रहे हैं. उनको महाराष्ट्र का मतलब मराठीत जर सांगायचं झालं, त्यांना महाराष्ट्राचं लाडकं व्यक्तिमत्व म्हणतात. मतलब इस आदमी के ऊपर पूरे महाराष्ट्र के लोगों ने बहुत सारा प्यार किया है ना, पुल देशपांडे के ऊपर. तो एक बार लेखक उनके यहाँ गए थे. जब लेखक वहां से निकल रहे थे, तो पुल देशपांडे जी की जो पत्नी है, उनका नाम था सुनीताबाई देशपांडे. तो सुनीताबाई ने इनको मतलब रुकने को कहा और कहा कि तुम्हाला शाल दिली तर चालेल का. अगर मैं आपको शाल दी तो चलेगा क्या. अब ये आगे देखते क्या कहते हैं राइटर. मी एका पायावर हुमटले. आता एका पायावर हुमटले मतलब मी म्हणजे ताबडतोब हो म्हणून टाकले. अब आगे देखते हैं. पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी, हा माझा मोठा गौरव वाटला. ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेसमध्ये ठेवून दिली, वापरली मात्र कधीच नाही. देखो, लेखक कहते हैं कि पुल देशपांडे जी और सुनीताबाई देशपांडे जी, इन्होंने जो मुझको शाल दी, ये मुझे बहुत बड़ा पुरस्कार लगा, ये मुझे बहुत बड़ा गौरव लगा. इसलिए मैंने वो जो उनकी दी हुई शाल जो है, उसका मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया. ऐसा ही कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको समझो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने आपको कोई पेन दी है ना, तो फिर आप उसको इस्तेमाल करोगे क्या. नहीं, आप उसको संभाल के रखोगे, और बाद में आपके बच्चों को आपके पोतों को बताओगे कि देखो, ये जो पेन है ना, ये मुझे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने दी है. तो वैसा ही कुछ इनको लगा कि वो दी हुई शाल इन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं की. अब आगे देखते हैं. पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो. देखो, वाई नाम का एक ठिकान है महाराष्ट्र में. वहां पर ये मराठी का जो विश्वकोश बनाने का जो काम था, वो वहां पे किया गया है. तो लेखक कहते हैं कि एक बार मैं वाई को गया था. क्यों गए थे? क्योंकि वो विश्वकोश बनाने की समिति के अध्यक्ष थे. तिथे नदी काठच्या प्राज्ञ पाठशाळेच्या खोलीमध्ये मी राहत असे. खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या. बघा, वहां पे लेखक कहते कि वो बहुत खूबसूरत जगह थी, जहाँ पे एक रूम थी, और उस रूम की जो खिड़कियां थी, वो कृष्णा नदी उस खिड़की से आसानी से दिखती थी, है ना.
चिंचोड़ा प्रवाह मतलब कृष्णा नदी वहां पे थोड़ी ऐसी छोटी थी, अरुंद, है ना। तो चिंचोड़ा मतलब वो वहां से आसानी से देख सकता था मैं, किस चीज को, कृष्णा नदी को। आगे देखते हैं. थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकीतील घाटाच्या छोट्या तटावर तिथे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकड़ण्याच्या उद्योगात होती. देखो, वो कहते हैं कि एक दिन ठंडी के दिन थे और मैं उस खिड़की से उस कृष्णा नदी के उधर देख रहा था. उतने में क्या हुआ कि एक महिला आ गई और वो महिला वहां पे मछलियां पकड़ने का काम कर रही थी. और उस महिला ने उसका जो छोटा बच्चा है उसको एक टोकरी में रखा था और वो महिला मछलियां पकड़ रही थी. अब आगे देखते हैं. तिचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत कुडकुडत रडत होते, पण आई तिकडे बघत नव्हती. लेखक कहते कि उस महिला का जो बच्चा था वो ठंडी की वजह से रो रहा था, लेकिन उसकी माँ का उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था. मला मात्र राहावले नाही. मी सुटकेस मधील पुलकित शाल काढली, 5 50 रुपयाच्या नोटा काढल्या व त्या बाईला हाक मारली. खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ, मग मासे मारत बैस. देखो, लेखक कहते हैं कि बच्चों का वो रोना सुनकर मुझे रहा नहीं गया, और जो मेरी खास शाल थी, उस खास शाल को उन्होंने नाम क्या दिया, पुलकित शाल. पुलकित शाल यानी पुल देशपांडे जी ने दी हुई शाल. इन्होंने उसका नामकरण किया है पुलकित शाल. उन्होंने वो शाल भी निकाली और अपने पास के 5 50 रुपए भी निकाले और उस महिला को बुलाया और कहा की आधी त्या बाळाला शालीमध्ये गुंडाळ आणि मग मासे मारत बैस, किंवा पहले उस बच्चों को इस शाल में रैप अप करो और बाद में तुम्हारा जो काम है मछलियां पकड़ने का वो बाद में करो. अब आगे देखो. या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती. अब ऊब मतलब अच्छा महसूस होना, है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर ठंडी के दिन है और आपको बहुत ठंड लग रही है तो उस वक्त आप क्या करते हो, शाल अपने ऊपर मतलब लेते हो, और जब आप शाल अपने ऊपर लेते हो तो आपको ऊब यानी अच्छा महसूस होता है ना. तो लेखक लेखक कहते हैं कि मैंने उसको जब शाल दी तो उस शाल से मुझे खुशी हुई, मुझे अच्छेपन अच्छा लगा, ऐसा वो कहते हैं. और ये जो अच्छाहट थी ये उस शाल से भी अच्छी थी, कौन सी चीज देने की, है ना. अब आगे देखते हैं. दूसरा इंसिडेंट है ये. कवी नारायण सुर्वे खूप सभा संमेलने गाजवत. पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षही झाले. परिणामतः त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे. प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत राही. देखो, यहाँ पर दूसरा इंसिडेंट बताया गया है कि लेखक कहते कि नारायण सूर्य जो थे ये मराठी के बहुत पॉपुलर कवि थे. तो ये बहुत पॉपुलर होने की वजह से उनको बहुत जगह बुलाया जाता था. और साहित्य सम्मेलन हर साल जो होता है उसके वो अध्यक्ष ही बन गए थे. और जब अध्यक्ष बन जाते हैं तो वहां पर उनको बहुत ज्यादा जगह पे आमंत्रित किया जाता था. और जब आमंत्रित किया जाता था तो उनको शाल, श्रीफळ श्रीफळ यानी नारियल दिया जाता था. एकदा ते मला म्हणाले, ह्या शाली घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे. देखो, वो जो नारायण सूर्य थे वो लेखक को क्या बोलते हैं कि देखो भाई, ये मुझको आजकल इतनी शाल मिल रही है कि ये शाली ले लेकर मैं शालीन बन चुका हूँ. मतलब ऐसा उनका कहना एक अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल करने जैसा है, क्योंकि नारायण सुर्वे मतलब मूलतः शालीन ही थे, है ना. बहुत ही अच्छे किस्म के इंसान थे, लेकिन वो उन्होंने यूं ही मजाकिया तौर पर कहा कि ये शाली लेकर मैं शालीन बन गया हूँ, है ना. अब आगे देखते हैं. त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधिक खोज माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती. तो उनके बोलने का जो नजरिया था ये किसी के भी आसानी से समझ में आ सकता था, कि क्योंकि उन्होंने वो मजाकिया तौर पर बोला था. शाल आणि शालीनता याचा संबंध काय. खरे तर खरी खुरी शालीनता शाली विनाच शोभते. देखो, यहाँ पर राइटर कहता है कि शाल और शालीनता इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे लोग देखते हैं कि जिनका सम्मान होता है फिर भी वो शालीन नहीं होते. और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मूलतः शालीन होते हैं, उनको किसी भी सम्मान की या शाल की जरूरत नहीं होती, है ना. तो फिर ऐसा लेखक कहते कि इन दोनों चीजों का कोई भी संबंध नहीं है.
तो ये अपने अपने स्वभाव की बात है। अ, तो आगे देखते हैं हम। हम्म, यावर तो शालीन देखो, अब आगे देखते हैं। सुर्वे मुळातच शालीन. शालीनच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही, कधी क्षीणही झाली नाही. देखो, लेखक कहते हैं कि नारायण सुर्वे जो थे वो मूलतः शालीन ही थे, और चाहे लोगों ने उनको कितना ही बड़ा क्यों ना बनाया हो, लेकिन उनमें वो अहंकार, वो बड़प्पन कभी दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि वो मूलतः शालीन ही थे. आगे देखते हैं. मी कविवर्यांना म्हटले, कविवर्य मतलब नारायण सुर्वे, मी नारायण सुर्वेंना म्हटले, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईन, भिकेला लागेल, पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेचच नेऊन देईल. देखो, तो लेखक ऐसा कहता है, अगर शाली की वजह से अगर इंसान में शालीनता आती होगी, तो मैं कर्ज बाजारी यानी मैं लोन लेने के लिए भी तैयार हूँ, मैं पूरा दिवालिया होने के तैयार हूँ, दिवालिया होने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं क्या करूंगा, बहुत सारी शाल खरीदी कर लूंगा और लोगों को बेच मतलब लोगों को बांट दूंगा ताकि लोग शालीन बने, है ना. तब ये बात सुनकर नारायण सूर्य जी मन में बहुत हंसे और आगे देखते क्या कहते हैं. शालीमुळे शालीनता येते की जाते, या प्रश्नाचे उत्तर जाते असेच आहे. देखो, यहाँ पर लेखक हमें क्या बताते हैं कि जब इंसान को गौरवान्वित किया जाता है, इंसान को कुछ प्राइज दिया जाता है, उसको शाल दी जाती है, तो मुझे लगता है कि उससे इंसान की जो शालीनता है, उसका जो सादगी है उसकी, वो चली जाती है, जब वो इंसान को गौरवान्वित किया जाता है तब. ऐसा लेखक कहते हैं. तो शाल से शालीनता आती नहीं बल्कि जाती है, ऐसा लेखक का मानना है. सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोका मोठा आहे. देखो, लेखक कहते हैं कि अगर हम किसी को सम्मानित करते हैं तो हो सकता है कि उसके मन में उस सम्मान की वजह से कुछ अहंकार बढ़े या कुछ बड़प्पन उसमें आ जाए, उसकी सादगी खोने का डर बहुत रहता है. कब? जब हम किसी को सम्मानित करते हैं तब. आगे देखते हैं. मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालो. तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालींचा वर्षाव झाला. देखो, ये जो राग जाधव जी लेखक जो है, ये 2004 में मराठी साहित्य सम्मेलन के बिनविरोध अध्यक्ष बन जाते हैं, और उस दौरान क्या हो जाता है कि उनके ऊपर शालियों का बहुत सारा वर्षा हो जाता है, मतलब उनको बहुत सारी जगह पे बुलाया जाता है, उनको शाल और श्रीफल दिया दिया जाता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, देखो, एवढ्या शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6च्या खोलीत त्यांना ठेवणे शक्य नव्हते. देखो, मेरे पास शाल इतनी आ गई कि मेरी एक रूम में मतलब उसको रखने के लिए जगह भी नहीं बची, इतनी मुझको शाल मिली, ऐसा इनका कहना है. मग मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले व त्या शाली वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्व अधिकार दिले. लेखक ऐसा कहते कि वो जो मुझे उतनी शाल मिली थी, मैंने उसको क्या किया, एक दोस्त के वहां पर रख दिया और उसको कहा, तुझको जो करना है वो कर ले, तुझको अगर किसी को बांटना है तो बांट दे, तुझको अगर इस्तेमाल करना है तो कर, ऐसा मैंने उसको कहा. अब आगे देखते हैं. बिचारा अति प्रामाणिक, त्याच्याही छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळले. देखो, वो कहते लेखक कहते हैं कि लेकिन वो बेचारा भी इतना प्रामाणिक था, उसने भी ना उसका इस्तेमाल किया, ना उन शालियों को किसी को बांटा, उसने वो वैसे के वैसे ही रख दी. लेकिन आगे क्या हुआ, देखो, हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना. लेखक ऐसा कहते हैं कि बाद में मैंने क्या किया, वो जितनी भी शाल थी, मैंने वो गरीबों में, मतलब जो जिनको जरूरत थी उनमें वो बांट दी. ओके. अब आगे देखते हैं. बघा, अब आगे के पेज पर देखो, यहाँ पे क्या बताया गया है हमें. हाँ, या सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे. तेथील कट्ट्यावर बसणे मला आवडे. एक दिवस काय घडले की थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागूनच चिरगुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले. देखो, लेखक क्या बताते हैं कि इसी दौरान
मैं शनिवार पेठ जो है और उसके वहां पे जो ओंकारेश्वर का जो मंदिर है, उस मंदिर के पुल पर मैं हर रोज शाम को जाता था। और वहां पे एक जो मतलब कुछ होगा बैठने के लिए, तो उस जगह पे बैठना इनको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो ठंडियों के दिन थे, तो ठंडियों के दिनों में वहां पे उनको एक मतलब एक मातारा मतलब एक बूढ़ा आदमी जो कि भिक्षा मांगता था, वो वहां पे उनको दिखा। और किस हालत में दिखा, वहां पर वो कुछ ने चिरगुटे टाकून, चिरगुटे मतलब कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े वहां पर उसने रखे थे, और वो उन्हीं टुकड़ों को अपने ऊपर लेके वहां पे बैठा था। और उस बूढ़े आदमी को मैंने वहां पे देखा। बाद में क्या होता है देखते हैं। दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन ओंकारेश्वराच्या कट्ट्यावर आलो. तो म्हातारा होताच. त्याला दोन्ही शाली दिल्या. त्याने थरथरत्या हाताने मला नमस्कार केला. देखो, यहाँ पर हमें ये जो हमारे राइटर है, इनका काइंडनेस दिखाई पड़ता है। क्योंकि पहले दिन वो क्या देखते हैं, वहां पर एक बूढ़ा आदमी देखते हैं जो कि ठंडी की वजह से कुड़कुड़ा रहा था। बाद में दूसरे दिन जो राइटर है ये क्या करते हैं, वो अपने साथ 2 शाल लेकर जाते हैं, उस बूढ़े आदमी को दे डालते हैं। वो बूढ़ा आदमी भी उसको लेता है और रायटर को नमस्कार करता है। आगे देखते हैं। पुढे 4-5 दिवस मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वराला जाण्यास उसंत लाभली नाही. मतलब अगले 4-5 दिन मैं ओंकारेश्वर के मंदिर पे वहां पे नहीं जा सका. त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो. मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण झाली. देखो, बाद में वो लेखक वहां पे जाता रहा, लेकिन एक दिन अचानक इनको राइटर को उस भिक्षेकरी जो बूढ़ा आदमी था उसकी याद आती है. अब आगे देखते हैं. तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच. तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो व पुलावरून चालू लागलो. लेकिन वो बूढ़ा आदमी वहां पे नहीं था. तो लेखक उस आदमी को ढूंढ रहा था. अब आगे देखते हैं क्या होता है. पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला. मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो. पाहतो तो काय, तीच चिरकुटे अंगाखाली व अंगावर, तेच कुड़कुड़ने, तेज दीनवाने जीने. मतलब लेखक उस बूढ़े आदमी को देखने को गए, लेकिन उनको क्या दिखाई पड़ा, वही बूढ़ा आदमी उसी हालत में दिखाई पड़ा जैसे हालत में वो पहले था. तो फिर राइटर को ये देखकर बहुत ताज्जुब हुआ. और राइटर ने पूछा. मी म्हटले, बाबा तुम्ही मला ओळखले. त्याने नकारार्थी मान हलवली. मतलब इन्होंने कहा कि बाबा जी क्या आपने मुझे पहचाना. तो उसने मतलब नकारार्थी मान हलवली. अब आगे देखते हैं. मग मीच म्हटले, बाबा 5-6 दिवसापूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवते. देखो, लेखक कहते हैं कि 4-5 दिन पहले मैंने आपको 2 शॉल दी थी, क्या कुछ याद आया. देखो अब आगे क्या कहते हैं. यावर म्हातारा खुल्ला आणि पुन्हा हात जोडून म्हणाला, हे भल्या माणसा, तू लई मोठा. म्यासनी शाली दिल्या, पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील. त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट. मी शाली इकल्या आणि 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा. आमचं हे असलं बिकट जीणं, तुझं लई उपकार आहेत बाबा. देखो, तो राइटर ने जब पूछा कि आपको याद आया क्या कि मैंने आपको 2 शॉल दी थी, तब जाके उस बूढ़े आदमी की समझ में सब कुछ आ गया. और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हे भल्या माणसा, तू लय मोठा माणूस आहेस. तूने जो भी मुझको शॉल दी थी, तो मैं उन शालियों को क्या करूंगा, क्योंकि मैं तो भिखारी आदमी हूँ. तो मुझे ऐसा लगा कि उस अच्छी शाल से मुझे जो ऊब मिलने वाली थी, या मुझको जो प्रोटेक्शन मिलना मिलने वाला था, उससे जरूरी मेरे पेट की जो भूख थी, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. इसलिए मैंने क्या किया, उन शालियों को बेच दिया. और उन शालों को बेचकर मैं 2-3 दिन तक पेट भर खाना खाया. तो वो कहता है कि हम ऐसे ही है. तो आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया. ऐसा वो बूढ़ा आदमी राइटर को कहता है. अब आगे देखते हैं. शालीची शोभा आणि ऊब, पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब. देखो यहाँ पर कहा गया है कि वो शॉल लेने से बेहतर है कि अपने पेट में कुछ होना चाहिए, है ना. मतलब अगर आप बहुत अच्छे कपड़े पहनोगे और आपके पेट में खाना ही नहीं होगा, तो आपको कुछ कंफर्टेबल फील होगा क्या, नहीं.
भले कपड़े कैसे भी हो लेकिन पेट में खाना तो होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि आदमी को शोभा से ज्यादा अपने पेट की आग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसका महत्व ज्यादा रहता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। आगे राइटर कहते हैं, भुकेल्यास अन्न द्यावे, तहानलेल्याला पाणी द्यावे आणि हेही जमले नाही तर अभाग्याना सन्मानाच्या शाली तरी द्याव्यात। देखो, राइटर हमें जाते जाते एक मॉरल लेसन देके जाते हैं। वो हमें कहते हैं कि अगर कोई भूखा होगा तो उसको हमने खाने खाने को देना चाहिए, अगर किसी को प्यास लगी है तो उसको हमने पानी देना चाहिए, अगर ये भी नहीं हो सका तो अभाग्याना सन्मानाच्या शाली तरी द्याव्यात। मतलब राइटर कहते हैं अगर ये भी हम नहीं कर पाए तो अभागी होते हैं, मतलब जो भूखे होते हैं, किस चीज के, सम्मान के भूखे होते हैं, उन सम्मान के भूखे हुए लोगों को कम से कम हमने शाल भी तो देनी चाहिए, ऐसा हमें राइटर कहते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है वो छात्र प्रबोधन दीपावली विशेषांक 2012 का जो रहता है उसमें से ये पाठ लिया था। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एक शाल को लेकर बहुत सारे मॉरल लेसन देने की कोशिश राइटर ने हमको की है। तो यहाँ इस पूरे चैप्टर में दो तीन इंसिडेंट है। पहला इंसिडेंट है फूले देशपांडे ने दी हुई शाल का। दूसरा इंसिडेंट है वो एक छोटा बच्चा रहता है उसको ये राइटर शाल देते हैं। तीसरा इंसिडेंट है नारायण सुर्वे जी का। और चौथा इंसिडेंट है भिखारी का। तो इस तरह से पूरे 4 इंसिडेंट के ऊपर ये चैप्टर है। आपको ये चैप्टर सुनकर कैसा लगा ये हमें बताना ना भूले कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। याद रखिए, आप देख रहे थे द पाटिल सर सीबीएसई एकेडमी ये चैनल। थैंक यू।